चैनल हम लोग क्लास 8 साइंस के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने एक उसकी अलग प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे ये चैप्टर 8 है, फोर्स एंड प्रेशर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। 8.1 फोर्स, अ पुश और अ पुल। Action like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of changes in state of motion of an object. अब क्या होता है कि जो फोर्स होता है हमारा, पुश और पुल। पुश मतलब जब आप एक चीज़ को धक्का देते हो, और पुल मतलब जब आप एक चीज़ को खींचते हो। तो ये दोनों चीज़ किस में आती है? फोर्स में आती है। अगर कोई चीज़ है, अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो एनर्जी आप उसको दे रहे हो उसको उठाने में या उसको रखने में, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फोर्स है ये। कुछ चीज़ को रखना या उठाने में जो एनर्जी हमको लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। कुछ चीज़ें बहुत हैवी होती हैं जिनको हमें पुश करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और फोर्स ज़्यादा लगेगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के। वैसे ही पुल, अगर आप कुछ चीज़ खींच रहे हो अपनी तरफ, तो खींचने के लिए जितनी जितनी हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतनी हमें एनर्जी लगेगी, और जितनी हमें एनर्जी लगेगी उतनी हमें फोर्स लगेगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए। तो हमारा ये सब चीज़ें किस में आती हैं? फोर्स में आती हैं। Like in science, a push or pull of an object is called force. Thus, we can say that motion imparted to object was due to action of force. मैंने जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया कि पुश और पुल जो होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करते हैं जब हम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। और एक मोशन होता है एक ऑब्जेक्ट का, जिस पर हम कुछ भी, अगर एक ऑब्जेक्ट पर हम लोग कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, तो जितने भी हमारा एनर्जी लग रही है हम उसको क्या बोलेंगे? वो होती है हमारी एक्शन ऑफ फोर्स। Forces are due to an interaction. Suppose a man is standing behind a stationary car. Will the car move due to his presence? Suppose the man now began to push the car, that is, he applied a force on it, or a car may have been began to move in a direction of the applied force. Note that man has to push the car to make it move. A force are due to an interaction. अब हमारी जो फोर्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से फोर्स में इंट्रैक्शन कर सकते हैं। सपोज़ इस डायग्राम में ऐसा बताया है कि एक कार है, एक मैन उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो कार हमारी स्टेशनरी कंडीशन में है। स्टेशनरी कंडीशन मतलब जिस पर कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। सॉरी। तो कार अगर खड़ी है तो जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो कार खुद से मूव नहीं होगी। तो हमको कार को मूव करने के लिए उसको पुश करना पड़ेगा। अगर हम कार को पुश करेंगे तो उस पर कुछ फोर्स अप्लाई होगी, और हम जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारी कार क्या होती है? हमारी जिस डायरेक्शन में हम लोग कार के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम उसी डायरेक्शन में हमारी कार मूव करेगी। तो एक मैन ने क्या करा? कुछ फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर कार है, और मैन ने फोर्स लगाया उस कार के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिससे क्या हुआ कि वो जो स्टेशनरी कार थी उस पर कुछ एनर्जी, कुछ फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो चलने लगी। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारे फोर्स के इंट्रैक्शन होते हैं। अब 3 situations are maybe familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? Both the car girls appear to push each other while the pair of girls are trying to pull each other. Similarly, the cow and a man appear to pull each other. The girls in the two situations show here are applying force on each other.
Is it also true for them, for the man and a cow? For example, we can refer that at least two objects must interact for a force to come into play. Thus, an interaction of one object with another result in a force between two objects. अब इसमें हमें कुछ डायग्राम्स की हेल्प से ये बताया है। जो हमारा 8.3 का फिगर ए है, इसके अंदर ये जो फोर्स लड़कियां यहाँ पर लगा रही हैं, ये पुशिंग का फोर्स है, लाइक वो एक दूसरे को पुश कर रही हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट पुश करता है तो ये भी हमारा एक तरह का क्या होता है, फोर्स है ये, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स करते हैं। और जो फिगर 8.3 बी है, इसके अंदर दोनों लड़कियां एक दूसरे को पुश कर रही हैं। इसमें पुश भी कर रही हैं और पुल भी कर रही हैं, लाइक वो एक दूसरे को पुश भी करती हैं और खींचती भी हैं। तो ये हमारा फोर्स कैसा हो गया, पुश एंड पुल फोर्स हुआ। सिमिलरली जो मैन और काउ है, ये दोनों भी सेम दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुल और पुश दोनों कर रहे हैं। लाइक जो हमारा मैन है वो पुल कर रहा है, वाइल जो काउ है वो भी खुद को पुल कर रही है। तो ये किस तरह का फोर्स हुआ, ये पुलिंग फोर्स हुआ। तो जब हमारे दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं और कुछ फोर्स प्ले होता है उनके बीच में, जब दो इंटरेक्शन होता है, जब टू ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है लाइक पुल और पुश किसी भी तरह से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, हम इसको ऐसे बोलते हैं। एक्सप्लोरिंग फोर्स, अब किस तरह की अलग अलग तरह के फोर्सेस होते हैं, like force applied on an object in a same direction add to one another. Now recall what happened when your friend pushed the heavy box in same direction. अब जो फोर्स रहता है हमारा, ये जो होता है ये अप्लाई होता है सेम डायरेक्शन में। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग किसी भी चीज़ को पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो सेम उसी डायरेक्शन में वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वैसे ही इसमें बताया है कि सेम डायरेक्शन में ही वो आगे फोर्स अप्लाइड होगा। If two forces act in the opposite direction or object, the net force act on is difference between the two forces. अब अगर हमारा जो फोर्स रहता है, अगर वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हमारा फोर्स लग रहा है, लाइक हमने टग ऑफ वॉर जो हम लोग गेम खेलते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम है ये वाला, इसके अंदर जो दोनों टीम रहती है वो एक दूसरे को क्या करती है, पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट टाइप के दो फोर्सेस लग रहे हैं, लाइक दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को खींच रहे हैं और एक नेट फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। The force could be large or small than the other or equal to each other. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. We have also to be specify the direction in which a force acts. Also, if the direction of the magnitude applied force changes, effect also changes. अब जो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी जो फोर्स होता है वो एक लार्ज फोर्स भी हो सकता है, स्मॉल फोर्स भी हो सकता है और इक्वल फोर्स भी हो सकता है। लाइक अगर दो गर्ल्स हैं, अगर वो लोग खेल रहे हैं, जैसे हमने एक ऊपर वाले डायग्राम में देखा था कि वो दोनों एक दूसरे को पुश कर रही थी, तो कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें से एक गर्ल है जो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका पुश काफ़ी हैवी होगा दूसरी गर्ल पर। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका दोनों का ही सेम हो, या फिर दूसरी लड़की जो है उसका ज़्यादा हो। तो ये एग्जाम्पल होते हैं लार्ज, स्मॉल और इक्वल फोर्स के। और जो स्ट्रेंथ होती है हमारी फोर्स की, हम उसको हमेशा किससे मेज़र करते हैं, मैग्नीट्यूड से मेज़र करा जाता है हमारी स्ट्रेंथ को। और जो मैग्नीट्यूड अप्लाइड होता है जब एक फोर्स पर, तो फोर्स चेंज हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो बोलते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस। अ फोर्स कैन बी चेंज स्टेट ऑफ मोशन। अब जो हमारी फोर्स है वो हमारी स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज कर सकती है। आगे बढ़ते हैं कैसे। You might have recalled similar situation. For example, while taking a penalty kick in a football, the player applied a force on the ball. Before being hit, the ball was at rest and so its speed was zero. The applied force made the ball move forward the goal.
अब अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। लाइक स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, जब एक स्टेट होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है, एक रेस्टिंग स्टेट होती है और एक हमारी एक मूविंग स्टेट होती है। तो अगर हमारा कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम उस पर कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रेस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हम उसी ऑब्जेक्ट पर कुछ एनर्जी अप्लाई करें या फिर कुछ फोर्स लगाएं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें एग्जांपल दिया है कि जब एक बॉल रखी रहती है तो वो अपनी एक रेस्टिंग स्टेट में रहती है और उसकी जो स्पीड रहती है वो ज़ीरो रहती है। और जब हम उस बॉल पर कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, उस पर एक फ़ोर्स लगता है और वो फोर्स की वजह से जो बॉल होती है वो गोल होने के लिए फुटबॉल जाती है। लाइक पहले जो बॉल थी हमारी, वो एक ऑब्जेक्ट था जिसकी स्पीड भी ज़ीरो थी और वो एक उसका स्टेट भी रेस्टिंग स्टेट में था। जब हमने उस पर कुछ एक फ़ोर्स अप्लाई करा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी स्पीड बढ़ गई और वो हमारा क्या हुआ, एक स्टेट, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होकर वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा क्या होता है कि जो हमारा एक ऑब्जेक्ट रहता है तो उसकी हम स्पीड भी चेंज होती रहती है। बाय एक्शन, suppose the goalkeeper dives and jump up to save the goal. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal from being scored. The goalkeeper succeeds in stopping the ball. His speed decreases to the zero. अब जब एक बॉल, जो फुटबॉल थी, वो गोल होने के लिए गई, वहाँ पर एक गोलकीपर था, उसने उस बॉल को स्टॉप कर दिया। तो फिर से वो उस बॉल का क्या हुआ, जो स्पीड थी वो डिक्रीज़ होकर फिर से वो ज़ीरो हो गई। तो फिर हमारी उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट थी वो रेस्टिंग स्टेट में चली गई। पहले वो रेस्टिंग स्टेट में थी जिस पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई करके उसको मूविंग स्टेट में करा। फिर वो मूविंग स्टेट से फिर वापस उस पर हमने कुछ एक फोर्स अप्लाई करके उसको क्या किया, रेस्टिंग स्टेट में हम उसको फिर से लेकर आ गए। This observation suggests that a force applied on an object may change its speed. If the force applied on an object is in the direction of its motion, the speed of an object increases. If the force is applied direction opposite to the direction of motion, the result decreases the speed of the object. वही जैसे मैंने आपको बताया है कि एक चीज़ पे अगर आप कुछ फोर्स अप्लाई करते हो, अगर रेस्टिंग ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो एक मूविंग स्टेट में चला जाता है। फिर आप उस पर अपोजिट अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो फिर से वो जो ऑब्जेक्ट होता है फिर वो वापस रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है। तो हमारी फोर्स, हम कुछ कभी कभी हमारी फोर्स क्या करती है, स्टेट ऑफ मोशन जो होता है, एक चीज़ का जो मोशन होता है उसको भी चेंज करने के लिए हमारी फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहे थे। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। A change in either the speed of an object or its direction of motion, both is described as a change in state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion object. Like मैंने पहले पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि जो हमारा एक ऑब्जेक्ट रहता है रेस्टिंग पोजीशन में, एक हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, तो जब हम उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो मोशन होता है, तो मोशन क्या होता है, मूविंग स्टेट में चला जाता है। रेस्टिंग स्टेट से मूविंग स्टेट में हमारा जब ऑब्जेक्ट चला जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी पहले स्टेट कुछ और थी, अब उसकी स्टेट कुछ और हो गई, तो इससे हमारा एग्जाम्पल किस चीज़ का है, ये स्टेट इन चेंज ऑफ मोशन। It is common experience that many time application of force does not result in change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you exert. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. कुछ चीज़ें, हमारी कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, जिस पर हम कितना भी फोर्स लगा लें वो अपनी चेंज, स्टेट ऑफ चेंज नहीं करते हैं, उनकी स्टेट चेंज नहीं होती है। एक बहुत हैवी बॉक्स है, बहुत ही हैवी बॉक्स है, अगर हम उस पर कितना भी फोर्स लगा लें तो फिर भी वो जो बॉक्स है वो मूव नहीं होगा। सिमिलरली अगर हमारी जो वॉल होती हैं, घर की वॉल्स होती हैं, उस पर हम कितना भी फोर्स लगा लें, उसे कितना भी ट्राई करें पुश करने का, बट उसमें क्या होगा कि उसकी जो वॉल है, वॉल में हमारा कोई भी मोशन ऑफ चेंजेस नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कितना भी एक चीज़ पर फोर्स लगा लें तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके मोशन में चेंजेस नहीं होते हैं। Force can change the shape of an object.
अब जो हमारी फोर्स रहती है, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं कुछ, तो उससे क्या होता है कि उसका शेप चेंज हो जाता है। लाइक यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स। तो अगर हमारा जो आटा रहता है, जो हमारे घर में मम्मी होती है हमारी, वो एक आटा होता है, उसको जब गूंथते हैं, उस पर कुछ फोर्स लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका उसका जो शेप रहता है वो चेंज हो जाता है। तो हमारा क्या हुआ, जब हमने एक चीज़ पर फोर्स लगाया तो उससे हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर चेंजेस आए। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ हमारा फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और सिमिलरली यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल दे रखे हैं। स्प्रिंग फिक्स टू सीट ऑन अ बाईसाइकिल विद सिटिंग ऑन अ सीट। अब हम जो बाईसाइकिल की जो हमारी सीट रहती है उसके नीचे स्प्रिंग्स लगे होते हैं। जब आप इस सीट पर बैठते हो तो जो उसकी स्प्रिंग होती है उसका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। जब हमने एक फोर्स लगाया जो हमारी साइकिल की सीट है उस पर, तो उसका क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया फोर्स की वजह से। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ, उस चेंज इन शेप का हुआ। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो चेंज हो रहा है हमारा। वैसे ही रबर बैंड जो हमारा होता है, जब हम उसको खींचते हैं तो उसकी भी जो शेप होता है उसमें भी चेंजेस आते हैं। जो हम खींचने में जो हमें जितनी भी एनर्जी लगी, जो फोर्स लगा हमारा, उसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो शेप है वो चेंज हो गया। प्लास्टिक मेटल स्केल रहती है, दो ब्रिक्स होती हैं। जब हम उस पर सेंटर पर अगर कुछ वेट रखेंगे तो हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है उसका वैसे शेप चेंज होगा। तो ये सब हमारे एग्जांपल किसके हैं, जब हम एक चीज़ पर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से जब हमारे ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है। तो ये सब एग्जांपल्स इस चीज़ के हैं। What do you conclude from the observation table? What happened when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palm? What happened to the shape of ball of dough when you roll the chapatis? What happened when you press a rubber ball on a table? This example show you application. Force of an object may change its shape. वही एग्जाम्पल्स इसमें पूछा गया है कि जब हम कुछ भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग कुछ फोर्स लगाते हैं तो उससे उसका शेप चेंज हो जाता है। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, में चेंज इन शेप, जब हमारा शेप एक चेंज हो रहा है कुछ फोर्स लगाने से। Having performed all the observed activity, you would have realized that a force may change an object by moving from rest, may change the speed of an object by if it's moving, may change the direction of motion of an object, may bring about the change in the shape of an object, may cause some of these effects. अब हमने कितनी तरह के फोर्सेस पढ़े हैं। जैसे कि कुछ भी हमारी एक ऑब्जेक्ट रहता है, जब वो एक रेस्टिंग उसकी उसमें रहता है स्टेट में, और हम उस पर कुछ भी फोर्स लगाते हैं तो वो मूविंग स्टेट में चला जाता है, तो उसकी एक स्टेट चेंज हो रही है। जब हमारी एक स्पीड चेंज होती है, जब एक ऑब्जेक्ट जब वो मूव करता है, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है, उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट में कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये सब हमारे क्या होता है, फोर्स की वजह से इन सब में ऑब्जेक्ट में ये सब चेंजेस होते हैं। While a force may cause one or more of this effect, it is important to remember that none of this action can take place without the action of a force. Thus, a object cannot move by itself, it can change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. अब जो हमारा जैसे हमने पढ़ा है कि जो फोर्स रहती है वो हमारा इफ़ेक्ट फोर्स की वजह से ही हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। लाइक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो खुद से मूव नहीं करेगा, खुद से उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, ना ही वो खुद से डायरेक्शन चेंज करेगा, और ना ही उसका शेप चेंज होगा खुद से। जब तक हम उस पर किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हमारा एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स थे। Contact forces. Muscular force. Can you push a lift of book lying on a table without touching it? Can you lift a bucket of water without holding it? Generally, to apply a force on an object, your body has to be contact with the object. The contact may also be with the help of a stick or a piece of rope. When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? This force is caused by the action of muscles in our body. The force resulting due to the action of muscles known to be muscular forces. अब हमारा मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जब हम हमारी बॉडी से किसी भी चीज़ में कुछ भी तरह के चेंजेस करते हैं, लाइक अगर हमें हमारी बुक को मूव करना है, या फिर जो वाटर बकेट होती है उसको मूव करना है,
या फिर किसी भी तरह का हमें ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई चेंजेस करना है तो एक तरह का फोर्स लगेगा उस पर। और फोर्स जो हमारा होता है वो कांटेक्ट टू कांटेक्ट होना चाहिए, लाइक उस फोर्स से हमारा कुछ ऐसा कांटेक्ट होना चाहिए जिससे हम उसको फोर्स लगा सकें। लाइक वो एक स्टिक भी हो सकती है, एक पीस ऑफ रोप भी हो सकती है, और वो किसी भी तरह का एक अलग एक थर्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसकी हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स अप्लाई करें। तो इस तरह की फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। Animal also make use of muscular force to carry out their physical activity and other tasks. Animal like bullock, horse, donkey, camel are used to perform various tasks for us. In performing this task, this calls muscular force. अब एनिमल्स जो होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करते हैं उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में टास्क करने के लिए। लाइक हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं, हॉर्स, डोंकी, कैमल, बुलॉक, ये सब क्या होते हैं? जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं इसके अंदर कुछ एक अलग तरह का उनका मस्कुलर फोर्स लगाते हैं जिसकी हेल्प से वो लोग क्या करते हैं? उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। Since muscular force can be applied only when in the contact with an object, it is also called contact force. Are there other types of contact force? अब हमारा contact force क्या होता है? जब हमें कुछ भी चीज़ को, हमारा जो मस्कुलर फोर्स होता है जब हम उसको अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो हमारा उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक हम अगर बुक को मूव करना है तो हम अपने हैंड्स की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर स्टिक की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर किसी भी थर्ड ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उसको मूव कर सकते हैं। तो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट से। पर कुछ और अलग तरह के भी कांटेक्ट होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फ्रिक्शन। A ball rolling around the ground gradually slows down and finally comes to the rest. When we stop paddling, a cycle is gradually slowed down and finally comes to stop. A car or scooter comes to the rest when its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing. Can you add some more such examples? In this situation, no force applied to acting on an object, yet their speed gradually decreases and come to the rest after some time. What caused change in a state of motion? Cause some force be acting on them. Can you guess the direction in which the force must be acting in case the force responsible for changing the state of motion object in on this example is a force of friction. अब जब हम एक ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कुछ चीज़ पर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो वो कॉन्स्टेंटली उसका फोर्स जो भी है वो वैसे रहेगा। एक कुछ टाइम के बाद उसका उसका जो मोशन है जो वो चेंज होकर फिर से वो रेस्टिंग मोशन पे अपना आ जाएगा। तो जो हमारा फोर्स रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चेंज करना किसी भी मोशन को, और हम इसको क्या बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ बॉल एंड ग्राउंड ब्रिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट। सिमिलरली फ्रिक्शन वाटर बॉटल ब्रिंग्स टू द स्ट्रॉ वंस यू रोइंग इट। तो जब हम किसी भी चीज़ पर कुछ भी फोर्स लगाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका फ्रिक्शन एक होता है। तो फ्रिक्शन जब ख़त्म होता है तो ऑब्जेक्ट का जब भी वो डिक्रीजिंग एज में या अपने रेस्टिंग एज में वापस जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इज डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सिंस द ऑब्जेक्ट Since the force of friction arises due to contact between surface, it is also an example of contact force. ओके तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये हमेशा हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा हमारे ऑब्जेक्ट के, और इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट रहेगी। और हमारा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट फोर्सेस होता है बिटवीन सरफेसेस, कांटेक्ट होता है बिटवीन टू सरफेसेस, और ये हमारा किसका एग्जांपल है? कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल भी यही है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स। Two magnets repel each other and unlike poles attract each other. Attraction of repulsion between objects can also be seen as another form of pull or push. Do you have any bring magnet in contact or observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by magnet in an example of non-contact force. अब आपने नोटिस करा होगा कि जो दो मैग्नेट्स रहती हैं, अगर आप एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट को लेकर जाओगे तो जो फर्स्ट मैग्नेट है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हुआ? नॉन कांटेक्ट फोर्स का।
कि हमने हमारी दूसरा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उस पर हमने किसी सेकंड ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करा और वो फिर भी वो मूव करने लगता है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो हम इसको किसके एग्जांपल बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, जिसमें हमने एक चीज़ के अंदर कुछ भी फोर्स नहीं लगाया बट स्टिल वो मूव कर रहा है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा एग्जांपल होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। Electrostatic force. A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of charged body. The force exerted by a charged body on another charged as uncharged body is known as electrostatic force. This force comes into the play when two bodies are not in contact. The electrostatic force, therefore, is another example of two contact forces. Of non-contact forces you will learn in chapter 12. तो अब हमारी जो स्ट्रॉ होती है, जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, जब आप उसको एक रब करोगे एक शीट ऑफ पेपर से, तो जो हमारी स्ट्रॉ रहती है उसके अंदर कुछ चार्ज हो जाती है, वो चार्ज बॉडी बन जाती है। जब आप उस चार्ज बॉडी के पास एक अनचार्ज बॉडी को लेकर जाओगे तो कुछ तरह का एक फोर्स होता है, तो हम उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। कि हमारी दो बॉडीज़ हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है बट उसमें कुछ चार्ज बॉडी हो गई है, वो इतनी कि जब आप उसको एक अनचार्ज बॉडी को उसके पास लेकर जाते हो तो वो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगता है। और ये हमारा एग्जाम्पल है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का भी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में इसको बहुत इजी वे में समझेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपके हाथ से कुछ भी चीज़ अगर गिरती है तो वो हमेशा ग्राउंड पर जाती है। अगर वो कोई कॉइन हो, पेन हो, या फिर ट्री से अगर कुछ चीज़ गिर रही है लाइक लीफ, फ्रूट या फिर वुड जो होती है, लकड़ियाँ, जितनी भी चीज़ें गिरती हैं ऊपर से वो सब क्या होता है, ग्राउंड पर जाती हैं। बट आपने कभी नोटिस करा है कि ये ग्राउंड पर ही क्यों जाती है, हवा में भी तो उड़ सकती है। तो यही बताने के लिए कि जो हमारी जो चीज़ें जितनी भी रहती हैं जो ग्राउंड पर जाती हैं, तो ये एक तरह का फोर्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स, लाइक फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी हम उसको बोलते हैं। तो ये एक तरह का फोर्स होता है जो अर्थ अपनी तरफ पुल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो और इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ग्रेविटी भी बोलते हैं। This is an attractive force. The force of gravity acts on object. The force of gravity acts of us all the time without being aware of it. अब ज़रूरी नहीं है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग पर ही एक्ट करे, ये ह्यूमन बींग्स पर भी एक्ट करती है। और जितनी भी अर्थ पर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक एवरी सिंगल थिंग जो अर्थ पर अवेलेबल है, ये सब पर ही ग्रेविटी फोर्स क्या करती है, एक्ट करती है। और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये कब हम पर ये वाला ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। Water began to flow towards the ground as soon as we open a tap. Water in rivers flowed downwards due to the force of gravity. अब जो हमारी रिवर रहती है, जो अगर हमारे एक रिवर जो चलती है, रिवर में जो वाटर होता है वो हमेशा नीचे की तरफ ही आता है, वो डाउनवर्ड्स ही होता है हमेशा, उसका जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड्स ही होती है। लाइक एक अगर माउंटेन से कोई रिवर आ रही है तो ऐसा नहीं होगा कि रिवर हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, रिवर हमेशा उसका जो वाटर है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये हमारा किस वजह से होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हमारा ये होता है। प्रेशर, अब प्रेशर को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। द फोर्स एक्ट ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अब जब हमारा प्रेशर रहता है वो एक पर्टिकुलर चीज़ जो रहती है हमारी, जो एक ऑब्जेक्ट रहता है, जब हम उसके ऊपर एक हम फोर्स लगाते हैं उस एरिया के ऊपर, और जो ऑब्जेक्ट रहता है उस पर कितनी स्पीड से वो चीज़ लगी है, हम उसको क्या बोलते हैं, फोर्स। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल है, पुशिंग अ नेल इनटू वुडन प्लैंक। अब जो कील होती है हमारी, तो हम कील को कितनी ज़ोर से, कितना प्रेशर लगाकर हम अगर वुड पर जब मारते हैं उसको, तो जितना प्रेशर लगेगा कील हमारी उतनी ही नीचे वुड के जाएगी। तो हमारा फोर्स जो लगा है
प्रेशर जो लगा है एक पर्टिकुलर सरफेस पर, जो एक फ़ोर्स लगता है, एक सरफेस हमारा वुड का है, उस पे हमने जो फ़ोर्स लगाया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट्स एक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो आप लोग प्लीज़ इसको याद रखना। हो सकता है बहुत बार एग्ज़ाम्पल्स पूछ लेते हैं ये एग्ज़ाम्स के अंदर, तो बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और आगे आपकी जो भी क्लासेस होंगी 9th 10th, इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर हमारा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फिज़िकली कुछ फोर्स लगाएं तो ही हमारा प्रेशर लगेगा। हमारा प्रेशर अलग तरह के भी होते हैं, लाइक एक लिक्विड और गैसेस प्रेशर्स भी होते हैं। आपने पता नहीं नोटिस किया हो या ना किया हो, बट जब हम लोगों का जो पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन रहती है, उसके अंदर हमारी जो गैसेस रहती हैं, बहुत सारी गैसेस उसके अंदर आ, हो आ जाती है, जिसके वजह से हमारा वाटर फ्लो जो रहता है वो रुक जाता है। लाइक जो हमारा कुकर, प्रेशर कुकर रहता है, उसके अंदर जो हमारी गैस बनती है, तो वो गैस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर वो ज़्यादा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा अगर गैस उसके अंदर हो जाती है, तो कुकर फटने का डर होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फिज़िकली कुछ हम लोग एक्ट करें तो ही हमारी प्रेशर लगेगा। प्रेशर लिक्विड साइड से भी लग सकता है और गैसेस के थ्रू भी प्रेशर हमारा लग सकता है। ये बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने आपको जो प्रेशर लिक्विड एंड गैस वाला है उसको बहुत ही सिंपल और हिंदी लैंग्वेज में मैंने बताया है। बाकी की जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो सब एग्जांपल्स दे रखे हैं, सब एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो अगर आपको फिर भी वो पढ़ना है तो आप एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं उसको इतना ज़्यादा लेंथी नहीं ले रही हूँ, उस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम आगे का टॉपिक देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The envelope of gas is known as atmospheric pressure. The atmospheric air extends by many kilometers above the surface of Earth. The pressure exerted by air is known as atmospheric pressure. अब जो हमारी एयर होती है, जो जब हमारा एयर का प्रेशर लगता है तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और ये बहुत ही बहुत सारे किलोमीटर्स अबोव होती है सरफेस के। Or we know that pressure is force per unit area. If we imagine a unit area, a very long cylinder standing on a field with air, then the force of gravity of the air in the cylinder is atmospheric pressure. अगर हमारा कोई भी सिलेंडर है, उसके अंदर एयर जा रही है, तो एयर हमेशा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही जाएगी। और ये किसकी वजह से होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से हमारा ये सब होगा। अब ये भी एग्जाम्पल है। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको सारे टॉपिक्स हिंदी में बता दिए हैं। और अगर आपको ये एग्जाम्पल्स पढ़ना है तो आप एक बार रीड करोगे और वो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। एंड अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। आपको अगर और चैप्टर्स पढ़ना है 7 चैप्टर तक, तो मैंने ऑलरेडी एक 8th क्लास की प्लेलिस्ट बना दी है साइंस की, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं जाकर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।